सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और आप इस क्लास में देखेंगे बीएफ स्किनर की, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं बीएफ स्किनर। इनके द्वारा प्रपोज्ड एक अधिगम की यानी लर्निंग थ्योरी है। अधिगम का सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन। इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे सिद्धांत को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पर इसको डिस्कस करने की सीरीज में देखिए हम थोड़े सा ये भी जानेंगे भाई कि लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? अब क्योंकि ये एक व्यवहारवादी यानी बिहेवियरलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक यानी बिहेवियरलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, यानी व्यवहारवादी। इनके संदर्भ में भी हम थोड़े से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इनकी हम देखेंगे कि इन्होंने जो प्रयोग किए हैं और प्रयोग स्पेशली किस में किया इन्होंने? चूहों में या चूहे में और कबूतर में इन्होंने जो प्रयोग किए हैं इसको समझेंगे। और इनके जो एग्ज़ाम से, हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, बेसिकली क्या है, इनकी जो लर्निंग है, जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, इसकी हम अंडरस्टैंडिंग एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, मनोवैज्ञानिक अधिगम करेंगे इसका, या कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पढ़ने पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या इंटरेस्टिंग इनकी थ्योरी में निकल के आया है, उसकी एक व्याख्या लेंगे, उसकी एक डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जहाँ भी, चाहे वो सी टेट हो, डीएसएसबी हो, कोई भी स्टेट का एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी रीट का एग्ज़ाम हो, यहाँ से जो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो कि बेसिकली बनते ही है, तो यहाँ से बनने वाले कोई भी क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से, बड़ी क्लियरिटी से, बड़े सरलता माध्यम से इनको सही चुनाव कर सकेंगे। ओवरऑल इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि टेट एजुकेटर के साथ जो भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो बड़ी सामान्य भाषा में, बड़ी आसान भाषा में क्लियर हों, ताकि हमारी जो तैयारी है वो मजबूत हो और हमें विकल्प चुनने में बड़ी आसानी हो। इसी उद्देश्य के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अधिगम यानी लर्निंग का सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग थ्योरी, ठीक है। हम जिस थ्योरी की स्टडी करने वाले हैं बीएफ स्किनर, इसके अलावा हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, आफ्टर दैट इवान पी पावलोव, इनकी थ्योरी को ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। पूरी लर्निंग की प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ से आप जाके इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आएगा कि भाई अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं, व्यवहारवादी या कि संज्ञानवादी, ये सब क्या होते हैं, इन सब की एक एक करके इन डिटेल स्टडी है अपने इस चैनल में, ठीक। तो हम बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इस क्लास में हम ये भी जानेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ही क्यों, ऑपरेंट वर्ड ही क्यों इन्होंने लिखा, या कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ही इन्होंने क्यों माना, और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के इफेक्ट ऑफ लॉ यानी प्रभाव के नियम से इस ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या संबंध है, हम ये जानेंगे। वैसे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर बीएफ स्किनर माने जाते हैं, पर इसका सबसे पहले अध्ययन की, इसकी शुरुआत, ऑपरेंट कंडीशनिंग की शुरुआत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थी। इसकी भी स्टडी, इसके भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हम, इन चीज़ों की भी बात मानेंगे। तो यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का, जिन्होंने बिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया है, उनकी जो थ्योरी है अपने क्लास में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप देखें, जाने, समझें और आनंद लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें बेसिकली, ठीक है। तो इनका जो प्रभाव का नियम है, इन्होंने लर्निंग के डिफरेंट नियम दिए हैं, उसकी भी चर्चा उस क्लास में पर्टिकुलरली है। पर जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, इसकी चर्चा करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो वन बाय वन करके सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और एक स्टार्टिंग से चलते हैं कि थोड़ा सा लर्निंग समझ ले, थोड़े सा व्यवहारवादियों का विचार समझ ले कि वो अधिगम को कैसे समझाते हैं। फिर हम ये सीधा जानेंगे कि जो थॉर्नडाइक है, इनका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, किस प्रकार से ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से कैसे संबंधित है। इसके बाद इनके भी जो स्टिमुलस में रिएक्शन है, इसके भी बीएफ स्किनर ने दो नियम दिए हैं,
उन सब बातों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल लर्निंग से। वैसे तो मल्टीपल टाइम्स थियरीज़ में, डिफरेंट थियरीज़ में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, पर कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको पर्टिकुलरली एक ही सिद्धांत को पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि कम वक्त में ही थोड़े सा अधिगम की चर्चा की जाए, ताकि इसके जो सिद्धांत है ये समझ में आ जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी बातें स्टार्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सा अधिगम क्या है। देखिए, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, शिक्षा मनोविज्ञान में जो अधिगम है ना, जो लर्निंग है, उसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक अधिगम को समझाते हैं कि भाई शिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है, या कि व्यक्तिगत अनुभव या अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग क्रिया जो कि व्यक्ति पर्यावरण, जो कि बाह्य वातावरण में करता है, उसमें जो रिलेटिवली परमानेंट यानी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन मानव के व्यवहार में, या कि अधिगम करता। देखिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए, अधिगम करता यानी जिसको सीखना है, जिसको जानना है। देखिए, अभी हमारा उद्देश्य है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी सक्रिय अनुबंधन की जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है ये समझ में आ जाए, तो हम सक्रिय एक्टिवली हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, टेट एजुकेटर की क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, बुक्स को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों के साथ सहसंबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, लर्निंग को एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यानी शिक्षा मनोवैज्ञानिक अधिगम करता क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें मनुष्य या कि एनिमल कोई भी हो सकते हैं। अधिगम करता जो शिक्षण प्रशिक्षण, अब देखिए, पशु शिक्षण प्रशिक्षण कर सकता है कि नहीं कर सकता वो अलग बात है, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, कुछ अलग अलग भी हो सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण व्यक्तिगत अनुभव क्रिया, यानी जो भी व्यक्ति बाह्य वातावरण के साथ क्रिया करता है उसमें व्यवहार यानी अधिगम करता है कि बिहेवियर में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं उसको अधिगम कहा जाता है। अब अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यानी रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर क्यों बोला जाता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर यानी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देखिए, बहुत सारी जो स्किल्स होती हैं, जो लाइफ स्किल्स होती है, बहुत सारे अधिगम होते हैं, वो हम एक बारी सीखने के बाद यदि उसमें अभ्यास न करें, उसमें पुनराभ्यास न करें, तो उसकी जो शार्पनेस होती है, जो डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस होता है, वो धीरे धीरे घट जाता है। मसलन यदि आप ये देखें कि आपकी कीबोर्ड की स्पीड यदि 60 वर्ड पर मिनट आज है और आप 2 वर्ष तक कीबोर्ड ना छुएं, कोई दूसरे प्रोफेशन में जाए जहां कंप्यूटर चलाने का आपको कोई काम नहीं पड़ता, तो हो सकता है कि 2 वर्ष बाद आपकी कीवर्ड की स्पीड 60 वर्ड पर मिनट से ना होके कम होके 10, 12, 15, 20 वर्ड पर मिनट हो, भले ही उसका रिकवरी रेट हो। इसलिए अधिगम को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन बोला जाता है, क्योंकि जीवन में कुछ परमानेंट चीज़ें नहीं है, थोड़े से अपेक्षाकृत स्थायी होती है, उसी को लर्निंग बोला जाता है। अब एक चीज क्लियर हो गई, व्यवहारवादी भी व्यवहार में, लर्नर के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, पर वो इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि ये एक अधिगम करता है, ये कोई ह्यूमन हो सकता है, या एनिमल हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी यदि सीखना चाहता है, कुछ भी यदि सीखना या जानना चाहता है, ठीक है, तो ये अपने बाह्य वातावरण यानी बाह्य वातावरण में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। इसका बाह्य वातावरण किसका होगा, इसका फैमिली हो सकता है, इसका रिलीजन हो सकता है, इसकी कंट्री हो सकती है, इसकी कास्ट हो सकती है, इसकी कल्चर हो सकती है, इसके मदर और फादर हो सकते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, नेबरहुड हो सकते हैं। ये लर्नर का बाह्य वातावरण होता है, ठीक। और बाह्य वातावरण में मल्टीपल स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस की बातें ऑलरेडी यदि प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो इसमें इन डीप डिस्कस किया गया है कि भाई स्टिमुलस क्या है, एक्शन रिएक्शन क्या है, एक्टिविटी क्या है, ठीक। तो यदि वातावरण से, बाह्य वातावरण से क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, ठीक है, अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया का क्या होगा, परिणाम होगा,
कुछ ना कुछ तो परिणाम, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट, कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस आने ही वाले हैं। डिपेंड करता है कि ये परिणाम पॉजिटिव यानी सकारात्मक या कि निगेटिव। अब देखिए, जब हम बीएफ स्किनर की बात करेंगे तो उन्होंने चूहे में प्रयोग किया, तो यदि वो रेड लाइट जला के और यदि सही पैर रखता था लीवर में तो उसको भोजन मिलता था, भूखे चूहे को। यदि वही रेड लाइट जलने के बाद यदि पैर रखता था तो उसको एक माइल्ड करंट का झटका लगता था। तो वो क्या है, चूहा ये सीख गया कि ना, जब हरी लाइट जले तो हमें पैर रखना है, और यदि रेड लाइट जले तो पैर नहीं रखना, नहीं इससे करंट लगने वाला है। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो परिणाम पॉजिटिव हो सकते हैं कि निगेटिव हो सकते हैं, पर इन दोनों से कुछ न कुछ अधिगम करते हैं, यानी लर्नर के व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब इसमें एक चीज और है जो बिहेवियरलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हमेशा से रिपीट करते हैं कि यदि परिणाम सकारात्मक यानी पॉजिटिव होने वाले हैं, यानी उसको रीइंफोर्समेंट के रूप में भोजन मिले, ना कि करंट का झटका मिले। तो यदि भोजन मिलेगा तो ऐसी क्रिया वो बार बार करेगा, ऐसी क्रिया वो रिपीट करेगा, जिससे अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, अनुबंधन का डेवलप होता है, जिसको व्यवहारवादी अपने हिसाब से लर्निंग का नाम देते हैं, अधिगम का नाम देते हैं। तो व्यवहारवादी यानी बिहेवियरलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इस प्रकार से अधिगम को डिफाइन करते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने बीएफ स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और इसमें सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ऑपरेंट ही क्यों, फिर देखेंगे ऑपरेंट ही क्यों, और फिर देखेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का ऑपरेंट कंडीशनिंग से क्या रिलेशनशिप है। इस चीज़ को समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में, तो चीज़ें बेहतर हो सके, चीज़ें आसान हो सके और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यही एक टाटा एजुकेटर का, मैं रूप कुमार जैसे प्रयास है कि चीज़ें क्लियर होती चले। इसका नाम, पहली बात तो ये जानेंगे कि ऑपरेंट ही क्यों रखा गया, ठीक है। फर्स्ट में जानेंगे कि ऑपरेंट ही क्यों रखा गया, फिर जानेंगे कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इनका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट आप इसको समझ लेना, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट है, इससे ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या संबंध है, फिर इनका पूरा प्रयोग देखेंगे, और इसके बाद एकेडमिक इम्पोर्टेंस यानी वास्तविक शिक्षण में या कि एक मनोवैज्ञानिक एनालिसिस करेंगे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे इनकी थ्योरी का, तो चीज़ें क्लियर होगी क्या ऑपरेंट बिहेवियर है, और इन्होंने दो प्रकार के बिहेवियर बताए हैं बीएफ स्किनर ने, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो इस थ्योरी से रिलेटेड एकदम बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। भाई इससे पहले भी जो कंडीशनिंग की थ्योरी है ना, उसमें एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पी पावलोव द्वारा ऑलरेडी दी जा चुकी थी। अब इन्होंने बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट ही क्यों रखा, सक्रिय अनुबंधन ही इस पूरी सिद्धांत का, इस थ्योरी का नाम क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। तो इसकी देखिए दो इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड, दो एक्सप्लेनेशन होगा, और दोनों एक्सप्लेनेशन को आराम से इत्मीनान से समझेंगे तो चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि ऑपरेंट ही क्यों नाम रखा, तो ऑपरेंट का मतलब समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर ऑपरेंट का मतलब समझिए तो चीज़ें क्लियर होगी। ऑपरेंट का मतलब होता है ऑपरेशनल, जो चल रहा हो, जिसमें सक्रियता हो, निष्क्रियता ना हो, जो बैठा ना हुआ हो, जो ठहरा हुआ ना हो। यदि आपने अधिगम की विशेषताओं वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी से देखी होगी कि वहाँ पे बोला गया है कि अधिगम यानी लर्निंग एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी निष्क्रिय रूप से, वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि निष्क्रिय रूप से यदि हम या कि कोई भी अधिगम करता, चाहे कि हम सोते रहें और अधिगम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अधिगम के लिए सक्रियता यानी एक्टिवनेस, ऑपरेशनल होना, अधिगमकर्ता के लिए ऑपरेशनल होना जरूरी है। तो देखिए, वर्ड ऑपरेंट बना है ऑपरेशनल से, जो क्रियाशील हो, जो चलायमान हो, जो स्थिर ना हो, बात नंबर तो एक, ठीक। अब इसकी स्टोरी से समझिए ना, इसकी स्टोरी से समझिए तो चीज़ें क्लियर होगी। हुआ क्या ना कि बीएफ स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनाया, स्किनर
स्किनर बॉक्स बनाया। इसमें इसमें क्या किया बीएफ स्किनर ने, स्किनर बॉक्स बना के इसको तो पहले तो शांत रखा और दूसरा क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया, डार्कनेस कर दिया। अब यहाँ पे एक चूहा रख दिया, ठीक है, एक चूहा रख दिया इन्होंने, ठीक, इन्होंने एक चूहा रख दिया, इसको भूखा रखा, ठीक। तो इनकी ऑपरेंट होने का क्या मतलब है, मान लीजिए यदि चूहा ही है तो कोई एक्टिविटी करने के लिए, कोई क्रिया करने के लिए पहले तो उसके अंदर ड्राइव होनी चाहिए, उसके अंदर खुद वो करने की इच्छा, ड्राइव मतलब करने की इच्छा, ठीक, करने की इच्छा, ठीक है, करने की इच्छा। इसके अंदर ड्राइव को पैदा करने के लिए बीएफ स्किनर ने क्या किया, इसको भूखा रखा। जब भूखा रखेगा तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन की हो चाहे एनिमल की, जब भूखा होगा तो वो इधर उधर चलेगा। तो इससे हमें एक बात ये भी समझ आती है कि अधिगम के लिए हमारे अंदर ड्राइव होनी चाहिए, यानी जो कुछ भी हम सीखना चाहता है तो हमारे अंदर खुद उसकी प्रेरणा होनी चाहिए, वो बाहर से मोटिवेटेड नहीं हो, वो इंटरनली मोटिवेटेड हो, हम खुद जानना चाहते हो, हमारा खुद इंटरेस्ट हो या अधिगमकर्ता का खुद इंटरेस्ट हो। बात नंबर तो एक यहाँ से समझ में आ गई, यानी भूख हो, ये जानने की इच्छा हो, हमारी ड्राइव होगी तभी अधिगम संभव होगा। बात नंबर तो एक। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेंट ही क्यों, यानी ये बोलते हैं कि ये चूहा जो है ना सक्रिय है, भले ही इसकी सक्रियता भूख की वजह से है, ये चूहा सक्रिय है और अपने वातावरण में सक्रिय रूप से सक्रिय अनुक्रिया कर रहा है, सक्रिय अनुक्रिया। अब देखिए ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सक्रिय रूप से यानी भूख की ही भाले वजह से वो चूहा इधर उधर दौड़ रहा है, इधर उधर पैर मार रहा है, इधर उधर मुंह से कुछ नोच रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है। तो एक तो ये सक्रियता, और सक्रिय अनुक्रिया कर रहा है मतलब पैर भी लगा रहा है, जो उससे हो रहा है वो सब कर रहा है। वो बात दूसरी है कि बीएफ स्किनर ने एक छोटा सा लीवर लगा के रखा है, अब जहाँ जैसे ही उसका उसमें पैर लगेगा तो उसको थोड़ा सा भोजन मिलेगा, जिसको हम साइकोलॉजी में रीइंफोर्समेंट कहेंगे और इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेंट का मतलब क्या है कि जो अधिगम करता है वो सक्रिय होना चाहिए, यानी वो रेडी होना चाहिए। असक्रिय या निष्क्रिय यदि होगा तो अधिगम संभव नहीं होगा, निष्क्रियता से अधिगम संभव नहीं हो, और सक्रिय होने के बाद भी सक्रिय अनुक्रिया भी करनी चाहिए, यानी एक्टिवली एक्टिविटी करनी चाहिए। भाई आप एक्टिव तो हैं कुछ करने के लिए, पर एक्टिविटी कर नहीं रहे, ये एक दूसरी सिचुएशन है। तो एक्टिव होना भी और एक्टिव क्रिया भी करना, इनकी पूरी स्टडी का मेन कोर था, इनकी पूरी स्टडी का एक कह लीजिए कि एक विशेष स्पेसिफिक सिचुएशन थी, या कि इनकी स्टडी का एक मेन पॉइंट था। इसकी वजह से इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम दिया। इसकी दूसरी भी व्याख्या की बात कर लेते हैं। जो दूसरी व्याख्या है इसके ऑपरेंट या कि सक्रिय अनुबंधन की, वो ये बोलती है कि चूहा, देखिए चूहा क्या होगा, चूहा को इसमें आप अधिगम करता रख लीजिए, ठीक है, अधिगम करता रख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो भूख है, जो ड्राइव है, वो करने की इच्छा, भूख है, जिससे उसको इधर उधर कुछ करने की इच्छा हो रही है, ड्राइव है, भूख की वजह से वो इधर उधर भाग रहा है, तड़प रहा है, ठीक। भूख, ड्राइव यानी करने की इच्छा है, ठीक। और अधिगम करता है चूहा, और इसका जो वातावरण है, यानी इसमें डार्कनेस है, ठीक है, इसमें डार्कनेस है, इसमें ग्रीन और रेड लाइट लगी है, और इसमें एक ऐसी व्यवस्था भी है जहां से कुछ भोजन यानी अनाज आता है। तो इसको ऑपरेंट होने का मतलब क्या है, जो भी अधिगम करता है
वो अधिगम करता है, वो अपने वातावरण में जब सक्रिय क्रिया करेगा, सक्रिय पुरानी एक्सप्लेनेशन के लगभग सिंपल है, पर दो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, तो मैंने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने का बेसिकली प्रयास कर रहा हूँ। लगभग सिमिलर एक्सप्लेनेशन है। तो जो वातावरण है, अब जो अधिगम करता है, यानी मान लीजिए कि चूहा अपने वातावरण में यानी स्किनर बॉक्स में, वातावरण में यानी स्किनर बॉक्स में, अब स्किनर बॉक्स में सक्रिय रूप से अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया करता है। सक्रिय रूप से अनुक्रिया करने के बाद उसके वातावरण से कुछ न कुछ उसको क्या होता है, पुनर्बलन प्राप्त होता है, कुछ न कुछ पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, कुछ न कुछ उसको रीइंफोर्समेंट, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी निगेटिव, यानी इसको भोजन यानी अनाज भी मिल सकता है और उसको निगेटिव रूप में उसको करंट का हल्का झटका भी मिल सकता है। जो पुनर्बलन प्राप्त होता है उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसके क्या होगा, इन सब प्रोसेस से क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक, व्यवहार में परिवर्तन होगा, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। और अल्टीमेटली है क्या ना, स्किनर का वो जो चूहा है या कि जो पिजन है, तो यदि मैं स्पेशली चूहे की बात करूं तो चूहा ये करना सीख जाता है कि भाई स्किनर करते क्या है कि जब उसको ग्रीन लाइट जलाते हैं, अंधेरा था, एक छोटी सी लाइट है, ग्रीन लाइट जलाया, अब उसने लीवर में सही से पैर रखा तो उसको अनाज दे दिया। रेड लाइट जलाया, अब और चूहे यदि लीवर में पैर रखा तो उसको हल्का सा करंट का झटका दे दिया। तो चूहे को ये बात बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी मल्टीपल टाइम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करने से चूहा ये चीज़ सीख जाता है कि जब ग्रीन लाइट जले तो लीवर में पैर रखना है तो इससे अनाज मिलेगा, और यदि रेड लाइट जले और लीवर में पैर रख लेंगे तो इससे और झटका ही मिलने वाला है। तो ये चीज़ें सीख जाता है, उसके व्यवहार में बेसिकली परिवर्तन आ जाता है। तो इसको ऑपरेंट होना यानी अधिगमकर्ता को खुद सक्रिय होना, और सक्रिय होने के बाद सक्रिय रूप से एक्टिविटी करना, और एक्टिविटी करने के पश्चात जो पुनर्बलन प्राप्त होगा वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उससे व्यवहार में परिवर्तन हो। तो इसमें सक्रियता कई बारी आती है, इसलिए इसका नाम ऑपरेंट या कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम रखा गया है। तो आप इसकी दो वजहें जान गए होंगे कि किस लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग ही इसको क्यों बीएफ स्किनर ने रखा। ठीक, अब मैंने आपसे वादा किया था कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वो किस प्रकार से ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर की सक्रिय अनुबंधन या कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से किस प्रकार संबंधित है, इसको ही बात करते हैं। देखिए, जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली बेसिकली दोनों अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी नहीं दी, पर इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्टडी की शुरुआत की। ध्यान रखिए, दो चीजें हैं, ठीक है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग या कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो फादर है जिन्होंने इसको एज ए स्टडी एस्टेब्लिश किया है वो बेशक बीएफ स्किनर हैं, बीएफ स्किनर हैं, पर इसकी जो शुरुआत की स्टडी की थी ना, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्टडी इन्होंने प्रारंभ की थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। इनका एक प्रभाव का नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट। और ये लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, इन्होंने ये बताया कि इनका बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि जब भी लर्नर होगा अधिगम करता होगा। इनके केस में अधिगम करता कौन थी, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली। इन्होंने ये बताया कि अपने वातावरण के साथ अनुक्रिया करते वक्त जो अधिगम होगा या अधिगम करता है, इनके केस में बिल्ली है, अधिगम करता है
वो अधिगम करता है किस प्रकार से रीइंफोर्समेंट यानी किस प्रकार से पुनर्बलन दिया जाता है जब वो अपने वातावरण से अनुक्रिया कर रहा है, यानी लीवर में पैर रख रहा है। उसके बाद यदि भोजन मिलता है तो वो अनुक्रिया बार बार दोहराता है, यानी सकारात्मक। ऐसे बेसिकली है क्या, वो मानव के संबंध में बोलते हैं कि मानव हमेशा वो क्रियाएं, वो व्यवहार की अनुक्रिया बार बार करता है जिससे उसको आनंद मिलता है, जिससे उसको प्लेजर मिलता है, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी चाहे भूखा एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, यदि उसको कुछ ऐसी अनुक्रिया करने के बाद भोजन मिल जाए तो वो व्यवहार बार बार करेगा, जिससे एक कंडीशनिंग डेवलप होगी और अधिगम मजबूत होता रहेगा। बेसिकली यही है इफेक्ट का नियम कि यदि जो रीइंफोर्समेंट है यानी जो पुनर्बलन है वो यदि नकारात्मक हो तो वो अनुक्रियाएं नहीं करना पसंद करेगा। यदि रीइंफोर्समेंट वातावरण में अनुक्रिया करने के बाद जो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन है वो यदि पॉजिटिव है, सकारात्मक, तो ऐसी क्रियाएं करता है। इस संदर्भ में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग की अर्ली स्टेज में स्टडी की और बीएफ स्किनर वैसे भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की स्टडी से काफी प्रभावित थे। इसके बाद ही इन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया। तो ये ध्यान रखें कि लॉ ऑफ इफेक्ट कहीं ना कहीं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी सक्रिय अनुबंधन के या कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से कोरिलेटेड है। इनका एक छोटा सा लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं कि अर्ली जो शुरुआत की थी ना ऑपरेंट कंडीशनिंग की, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने की थी, पर फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ही माने जाते हैं। ये दोनों चीज आप ध्यान रखना। अब देखिए वक्त आ गया है, समय आ गया है कि जब हम बीएफ स्किनर की जो अनुप्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी बात कर ले। तो इन्होंने क्या है, बॉक्स बनाए, स्किनर बॉक्स बनाए, ठीक है, स्किनर बॉक्स बनाए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और इनका जो ऑब्जेक्ट थे वो ऑब्जेक्ट थे वो, अब मैं बताता हूं, चीजें तो क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल आसानी से। ये इन्होंने ऑब्जेक्ट में एक में तो रैट रखा यानी चूहा, और दूसरे में कबूतर यानी पिजन्स, ठीक है। अब देखो मुझसे पिजन्स तो बनने से रही, ठीक, अब मुझसे पिजन्स तो बनने से रही, अब कैसे बना दूं मैं पिजन्स। मान लो अब कि ये तुम्हारी पिजन ही है, ठीक है, यहाँ समझना इम्पोर्टेंट। चूहा हो सकता है बन जाए। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे जो ट्यूशन पढ़ाते थे वो एम नाम का लड़का है, भी क्लास में पढ़ता है, फिर ऐसे कुछ करते थे, फिर डब्लू करके ये भाग जाता था, फिर ऐसे कर दो तो चूहा बन जाता है। तो ये समझ लो मेरा ये चूहा है, ठीक है। बेसिकली ये कैसे भी ड्राइंग बन गई, अब इसको आप कबूतर ही समझ लेना, ठीक है। अब मुझसे इतनी अच्छी तो ड्राइंग नहीं आती, जैसी आई वो मैंने बना दिया। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करनी है, साइकोलॉजी पढ़ना है, ना कि यहाँ ड्राइंग का कंपटीशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट में पहला तो रखा चूहा और दूसरे में रखा कबूतर, ठीक है ना। अलग अलग टाइम में, एक ही टाइम में प्रयोग नहीं किया होगा इन्होंने, अलग अलग टाइम में बेसिकली क्या है कि प्रयोग करने का प्रयास किया होगा। पर जैसे हमने मल्टीपल टाइम्स इस बात को दोहराया कि इनकी जो थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये क्या है, कैसे, इसकी बात कर ली। सक्रियता को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा, तो इसको भूखा रखा। पहली बात तो इस चूहे को भूखा रखा। अब भाई क्यों भूखा रखा, ये भी तो बात है भाई। यदि चूहे को बढ़िया खिला पिला दोगे तो वो उस बॉक्स में डाल दो, सो जाएगा, वो क्रिया नहीं करेगा। अब क्रिया नहीं करेगा तो जो एक्सपेरिमेंट है, जो स्टडी है, जो करना चाहते वो तो नहीं होगा ना। बेसिकली क्या है, हमें स्टडी करना है कि आखिर इसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, ठीक। तो इस चूहे को क्या रखा कि भूखा रखा। भूखे रखने का परिणाम क्या है, मान लीजिए चूहे को यदि लर्नर मान ले, अधिगम करता मान ले, तो क्या करेगा, सक्रिय अनुक्रिया करेगा, सक्रिय अनुक्रिया करेगा। पहली बात तो ये अधिगम करता है, यानी चूहा खुद सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा,
यानी ऑपरेशनल होगा, ठीक है ना, और ये सक्रिय होकर सक्रिय अनुक्रिया भी करेगा, दो काम ये करेगा क्योंकि ये भूखा है, ठीक। तो ये एक बात समझ लो चूहे के संदर्भ में, ठीक है। अब इन्होंने कुछ ऐसा मान लो, समझ लीजिए कि यहाँ पे एक लीवर बना के रखा, ठीक है, कुंडी समझ लो अपनी भारतीय भाषा में। अब इसको ऐसे दबाने से अब क्या है कि ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ से कुछ ना कुछ अनाज मिलेगा। यहाँ पे एक कटोरी समझ लीजिए रखी है, और यहाँ पे ये एक आराम से भोजन मिल जाएगा, ठीक, भोजन प्राप्त हो जाएगा और जिससे उसकी भूख मिट जाएगी, ऐसी व्यवस्था है, ठीक, ठीक है। तो अब भोजन क्या होगा, इसके लिए मनोविज्ञान की भाषा में साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो भोजन क्या होगा, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, इसको मनोविज्ञान की हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन, पुनर्बलन, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, पुनर्बलन, ठीक है। रीइंफोर्समेंट, भोजन क्या हो गया इसके लिए, रीइंफोर्समेंट। अब इन्होंने पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेज में इस प्रकार से किया कि जब कुत्ती, यहाँ पे इस बॉक्स की दो बातें और भी है, इस बॉक्स को शांत रखा यानी पीसफुल रखा, ताकि जो लर्नर्स है वो फ्री होके, जो अधिगम करता है, जो चूहा है वो फ्री होके अपनी एक्टिविटी कर सके, ठीक है। तो ये शांत रखा, फ्री होके अपने बिहेवियर को प्रदर्शित कर सकते बेसिकली। और दूसरा क्या करा, अंधेरा रखा, इसमें अंधेरा रखा और ऑब्जर्व कर रहे थे कि आखिर कैसे इसकी अंधेरा रखा और कैसे इसकी एक्टिविटी है, इसको स्टडी कर रहे थे, ठीक। तो शांत रखा और अंधेरा रखा, ठीक। अब जब वो स्टडी कर रहे थे, जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तब तो उसको शायद प्रकाश में डाले ताकि दिखे कि आखिर चूहा कर भी क्या रहा है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, चूहे को भूखा रखा, चूहे भूखे रखने का परिणाम क्या है, वो सक्रिय हुआ, भूख की वजह से सक्रिय हुआ, और उसके और दूसरा क्या हुआ, सक्रिय अनुक्रिया करने लगा, यानी इधर उधर हाथ पैर मारने लग गया ताकि कुछ उसको प्राप्त हो जाए। अब जब सेकंड स्टेज है, इसकी स्टडी की सेकंड स्टेज है, यहाँ पे इन्होंने दो लाइटें लगा दी, दो लाइटें लगा दी। अब मान लीजिए पहली बार ये होता था कि यहाँ पे पैर रखा, उसको भोजन मिल गया और भोजन प्राप्त कर लिया। सेकंड टाइम क्या किया कि इन्होंने दो लाइटें लगाई, एक ग्रीन और एक रेड, दूसरी क्या की, रेड, ठीक। एक ग्रीन लाइट लगा दी और एक रेड लाइट लगा ली। अब जैसे ही वो ग्रीन लाइट जलाते थे और वो चूहा अनुक्रिया करता था, अब लीवर में पैर दबने से, यानी ग्रीन लाइट जलाने से फिर लीवर में पैर रख गया, ये दब गया और उसको भोजन मिल गया, ठीक, भोजन मिल गया। सेकंड एक्टिविटी का ये होती थी कि वो रेड लाइट जलाते थे और ये लीवर को यहाँ पे नीचे दब गया, जिसकी वजह से उसको करंट का झटका। अब जितना एक चूहा झेल सकता है उतना ही झटका, ये नहीं कि प्रॉपर फुल 44 वोल्ट का झटका दे दिया कि वो मर ही जाए ना, वो माइल्ड जो करंट शॉक है ना उतना दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अनुक्रियाएं, ये एक्टिविटी करने के बाद उन्होंने ये देखा, बीएफ स्किनर ने ये देखा कि जो उनका चूहा है जिसको एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने डाला, ये सीख गया कि भाई जब ग्रीन जले तभी लीवर को दबाना है, लीवर को तभी नीचे की ओर पुश करना है, नहीं तो यदि रेड में हम इसको लीवर को पुश करेंगे तो इसमें हमें भोजन नहीं मिलेगा, झटका मिलेगा। इस प्रकार से इन्होंने ये देखा, इस प्रकार से इन्होंने चाहे लर्नर्स के बिहेवियर की दो प्रिंसिपल्स दिए, जो दो मेन पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, और उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की थ्योरी को डिस्क्राइब किया, जिसको हम जस्ट अगले स्टेप में समझते हैं, अगले स्टेप में जानते समझते हैं। और थोड़े सा अगले स्टेप में जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पिजन की, कबूतर की भी बात कर लें। कबूतर को इसी प्रकार स्किनर बॉक्स में रखा और कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि सामने से कबूतर यदि इधर उधर चोंच मारा, कबूतर को भी भूखा रखा, ठीक है, चोंच मार रहा है यानी गलत प्रयास कर रहा है, पर एक मान लीजिए कि यहीं पे कहीं पे उसको घूम के यहाँ पे यदि उसका चोंच लगता है, यदि इसका यहाँ पे चोंच लगता है तो उसको यहाँ से अनाज निकलता है, ठीक है, यहाँ से यदि चोंच मारता है तो यहाँ अनाज निकलता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट डेवलप होते गया तो कबूतर ये सीख गया कि हमें जस्ट घूमना है और इस पर्टिकुलर हमें जस्ट घूमना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें चोंच मारना है, यहाँ से भोजन प्राप्त होगा, यहाँ से हमें रीइंफोर्समेंट प्राप्त होगा, ये कबूतर सीख जाता है। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट की जो डिस्क्रिप्शन है, जिसको बीएफ स्किनर ने समझाया है कि एज अ लर्निंग कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का क्या इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा है, क्या संदेश छुपा है, इसकी बातें हम समझते हैं। इसका अकॉर्डिंग टू स्किनर इसकी व्याख्या को समझते हैं तो चीजें और भी क्लियरिटी की ओर चली जाएंगी। अब देखिए, बीएफ स्किनर ने दो प्रकार के लर्नर्स के बिहेवियर यानी अधिगमकर्ता के या कि किसी भी ह्यूमन के एनिमल के दो प्रकार के व्यवहारों की अपने इस सिद्धांत में चर्चा की है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आता है और एग्जाम के क्वेश्चंस आसान लगते हैं। इन्होंने फर्स्ट बताया रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर, दो प्रकार के अधिगमकर्ता के यानी लर्नर्स के दो प्रकार के बिहेवियर्स की चर्चा की है बीएफ स्किनर ने। उन्होंने ये बताया कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर ऐसे व्यवहार होते हैं अधिगमकर्ता के या कि किसी इंडिविजुअल के या कि लर्नर के जो उनके जो उद्दीपक होते हैं ना, जो उनके स्टिमुलस होते हैं, उनको स्टिमुलस होते हैं वो पहले से ही परिचित होते हैं। यानी ऐसे कुछ व्यवहार होते हैं लर्नर्स के ही समझ लीजिए अधिगमकर्ता के कि उनके जो उद्दीपक होते हैं वो पहले से पूर्व ज्ञात होते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई, यदि कोई गर्म लाल लोहे का कोई टुकड़ा है, वो कोई भट्टी में जल रहा है, तो उसमें हाथ डालने से पहले ही वो हटा लेता है। जैसे उसको हीट की एक जो डेंसिटी होती है अधिक होती है, वैसे ही हाथ इकट्ठा कर लेना है। कहीं सर्प जा रहा है, अचानक आपने देखा सीधा बैक हो गए। कोई जानवर आपको मारने आ रहा, आप तेजी से एक झटके से भाग दिया। कहीं पे यदि फिसलन भरा रास्ता, आप सीधे से अचानक से, ऐसे बिहेवियर्स को इन्होंने बीएफ स्किनर ने रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स बोला है। यानी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी अनुक्रियाएं जो पूर्व ज्ञात, जिनके जो स्टिमुलस है वो पूर्व ज्ञात होते हैं, इसको इन्होंने रिस्पोंडेंट बिहेवियर की बात की है। और जो इनके सिद्धांत का मूल लक्षण है ऑपरेंट बिहेवियर्स की बात की है। यानी बीएफ स्किनर इस प्रकार बात करते हैं कि हमेशा से अधिगम करता है या कि कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल ऐसी ही अनुक्रियाएं नहीं करता जिसके जो स्टिमुलस है उसको पहले से भी ज्ञात हो। वो ऐसे भी कुछ गलत प्रयास और गलत करते करते सही प्रयास करते हैं, जैसे कि इनका चूहा या कि इनका जो कबूतर ने गलत तरीकों से इधर उधर वो किया, उसके बाद रेड लाइट और ग्रीन लाइट में भी डिस्क्रिमिनेशन करना वो चालू हो गया। तो ऐसे भी अनुक्रियाएं करता है अधिगम करता, जिसके जो उद्दीपक होते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं वो ज्ञात नहीं होते। वो अपने बिहेवियर में अपने खुद के एक्सपीरियंस यानी अनुभवों के द्वारा वो धीरे से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम्स उनको रिपीट करने से वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, जिसको इन्होंने बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर्स की बात की है। अब आते हैं कि इसका शैक्षणिक यानी एकेडमिक इंपॉर्टेंस, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है इस बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का। ओवरऑल थ्योरी से हमें यह समझ में आता है कि पहले तो जो लर्नर्स होता है, जो अधिगम करता होता है, अधिगम करता जो लर्नर होंगे उनको पहले तो क्या होना होगा, सक्रिय। यदि अधिगमकर्ता सक्रिय होगा, स्टूडेंट जिनको आप पढ़ाने वाले हैं वो रेडी होंगे, वो सक्रिय होंगे, सक्रिय रूप से ही अधिगम संभव है, सक्रिय रूप से ही व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यानी अधिगम की प्रक्रिया संभव है। यदि चूहा निष्क्रिय हो, उसको खाने पीने को आप दे दें और उसी स्किनर बॉक्स में वो आराम से सो जाए, आनंद ले, और तो अधिगम संभव नहीं होगा। उसके व्यवहार में यानी रेड लाइट में लीवर में पैर नहीं रखना है और ग्रीन लाइट में लीवर में पैर रखना है, ये सब उसके बिहेवियर में यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएंगे। यदि पावलाव का कुत्ता निष्क्रिय हो, एक बारी मीट पाउडर खाने के बाद वो आराम से कोई भी एक्टिविटी ही नहीं के निष्क्रिय हो जाए, तो अधिगम जो उसकी जो अधिगम है ना, जो लर्निंग है वो संभव नहीं होगी, वो फिर से सलाइवा नहीं निकालेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि
अधिगम के लिए जो एक्टिविटी है ना, जो अनुक्रिया है अपने वातावरण के साथ, वातावरण के मल्टीपल स्टिमुलस यानी मल्टीपल स्टिमुलस के साथ जो अनुक्रिया है उसका करना, उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये समझ में आती है। इसके बाद यदि बात करें पुनर्वलन, जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, यानी अधिगम में यानी लर्निंग में रीइंफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट यदि पॉजिटिव होगा, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होगा तो जो अधिगम करता होगा ना, जो लर्नर होगा ना, उसको आनंद मिलेगा, उसको कंफर्टेबल फील होगा, उसको उस व्यवहार को करने में बार बार करने का मन करेगा, जिससे अधिगम जो है, जिससे लर्निंग है मजबूत होगा। इससे हमें प्रैक्टिकल क्लास में क्या शिक्षा मिलती है कि भाई बच्चों ने कुछ भी अच्छा सफल प्रयास किया, छोटा भी सफल प्रयास किया, तो उसको आप रीइंफोर्स करो, उसको आप सही पुनर्वलन करो। छोटे छोटे उनको गिफ्ट दे सकते हैं, छोटे छोटे उनको आप अवार्ड रिवॉर्ड कर सकते हो, उनको वेल डन बोल सकते हो, एक्सीलेंट बोल सकते हो, गुड बच्चे बोल सकते हो। उनके छोटे छोटे होमवर्क्स में यदि वो सफलता होते, पहले वो होमवर्क नहीं करके आते, अब करने के आने लग गए, तो उनको रिवार्ड दो, उनको इज्जत दो, उनके उस कार्य को प्रोत्साहित करो। उससे क्या होगा कि वो मल्टीपल टाइम्स दोहराएंगे, जो तब उसके बाद लर्निंग यानी अधिगम की प्रोसेस कंस्टेंटली ग्रो करेगी, कंस्टेंटली ऊपर की ओर जाती जाएगी। ये एक चीज समझ में आएगा। निगेटिव यदि रीइंफोर्स करोगे, निगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये मतलब होता है कि जो अधिगम करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी उसकी समझदारी कितनी बेहतर है। यदि समझदारी लर्नर्स की बेहतर है, वो ये समझ जाए कि ये जो पनिशमेंट है उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दिया जाता है, तो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा और सही कार्य करना लग जाएगा। पर ये अधिगम करता सामान्य है कि कम बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, लो आईक्यू का है, तो वहां पे निगेटिव जो रीइंफोर्समेंट होगा उसको नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का प्रयास करेगा और वहां पे भी अधिगम लगभग कमजोर होता जाएगा। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्वलन के सकारात्मक या कि नकारात्मक होने के प्रभाव को अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। इसकी बात भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर पूर्णतः समर्थन करते हैं कि रीइंफोर्समेंट भी मैटर करता है अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन के लिए। जैसे कि अब भूख, जो हंग्री है, चूहे के भूख क्या बताता है, यानी हमें यदि जिज्ञासा होगी, हमें इंटरेस्ट होगा कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जानने समझने में, हमारी भले ही जरूरत हो उसको जानने समझने की। जैसे हम सभी की जरूरत क्या है कि एग्जाम निकल जाए ताकि हमें अच्छी सिक्योर जॉब मिल जाए, हमारा जो इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है वो हमें मिल जाए, ताकि हम अपनी संतुष्टि के हिसाब से इस जीवन में कार्य कर सके। यानी भूख यानी आपकी जरूरत आपको क्या बनाएगी, एक्टिव बनाएगी। आप टेट एजुकेटर सर्च करेंगे, वहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बहुत सारे अच्छे क्लासेस को देखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रिपरेशन डेवलप करेंगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओगे और उससे रेटिफाई होगे। उसके शॉर्ट वीडियो आएंगे, कुछ छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, तो अधिगम आपको मजबूत होगा और प्रिपरेशन मजबूत होगी, आपके एग्जाम क्वालिफाइड हो गए। तो आनंद क्या है, बोलता है कि ड्राइव होनी चाहिए जिससे अधिगमकर्ता को सक्रिय बनाए, और सक्रिय होने से भी कुछ नहीं होता, सक्रिय अनुक्रिया यानी सक्रिय एक्टिविटी करने लग जाए। यानी आप सेल्फ स्टडी भी करने लग गए, टेट एजुकेटर की क्लासेस भी देखने लग गए और आपकी तैयारी को मजबूत कर लिया, तो यानी सक्रिय अनुक्रिया करने लग जाता है, तभी क्या है, अधिगम संभव है। अब एक बार इस सीटेट का एग्जाम नहीं निकला तो दोबारा अच्छे से तैयारी कर लेंगे और निकल जाएगा। और भी बेहतरीन क्लासेस आएंगी, चाहे एनसीएफ में हो, चाहे अलग सोशल साइंस या एनवायरनमेंट के चैप्टर में हो, उनको देखेंगे समझेंगे तो तैयारी मजबूत ही होगी और एग्जाम निकलेगा ही, कहाँ पे जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ये एकेडमिक
एकेडमिक कंक्लूजन एक तरफ से बीएफ स्किनर का निकल के आता है। तो ओवरऑल यदि बीएफ स्किनर की जो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो थ्योरी है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोले, वो क्या समराइज वे में बताना चाहें तो इन्होंने क्या है कि चूहों में और कबूतर में प्रयास किया है और उस एक बॉक्स को ऐसे डिसाइड किया है कि कबूतर को और चूहे को दोनों को भूखा रख देते थे और एक छोटा सा ऐसा छेद कर देते थे जहां पे यदि कबूतर चोंच मारे या कि एक छोटा लीवर बना देते थे कि यहाँ पे यदि चूहे का पैर लगे तो उसको अनाज मिले, यानी उसको रीइंफोर्समेंट मिले, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले। तो ये चीज़ें कबूतर और चूहे दोनों सीख जाते हैं। इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़े सा नेक्स्ट लेवल में लिया और ऐसा किया कि पैर लगने की प्रक्रिया तो अब चूहे ने सीख ली, अब उसको रेड और लाइट के जो उसका जो रीइंफोर्समेंट का सोर्स है इसको डिस्क्रिमिनेट यानी इसको अलग अलग तरीके से लर्निंग कर सकता है कि नहीं, ये समझने के लिए उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया और उसमें क्या किया कि उन्होंने जो ग्रीन सिग्नल दबाया और पैर दबाया, ग्रीन लाइट जलाई और चूहे ने पैर दबाया तो उसमें भोजन मिला, उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, कोई बात नहीं। अगली बारी उसने बीएफ स्किनर ने रेड लाइट जलाई और उसमें पैर रखा, वो तो जिससे उसको करंट का हल्का झटका दिया गया, जिससे उसको धीरे धीरे ये सब मल्टीपल टाइम्स दोहराने के बाद बीएफ स्किनर ने ये देखा कि चूहा इस बात की समझदारी डेवलप कर लिया कि जब रेड लाइट जले तो पैर नहीं रखना है, नहीं उसमें भोजन ना मिलेगा और उसमें उल्टा करंट लगेगा। इसके बड़े सारे एकेडमिक इम्पोर्टेंस है। इसमें हमें रीइंफोर्समेंट की यानी रिवार्ड और पनिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और इससे कहीं ना कहीं अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलरली ऑपरेंट कंडीशनिंग का, इसमें हमने ये भी बात की है कि बेसिकली ऑपरेंट ही क्यों, दूसरा भी तो नाम हो सकता था। तो यानी अधिगमकर्ता का सक्रिय होना और सक्रिय होने के बावजूद भी सक्रिय क्रिया करना, ये सक्रियता के 2 या 3 लेयर्स हैं जिसकी वजह से ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया गया। इसमें हमने ये भी समझा है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम किस प्रकार से संबंधित है, भले ही बीएफ स्किनर इसके ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर क्यों ना हो। तो इन चीज़ों को जानने समझने का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लासेस इंटरेस्टिंग आगे भी आती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें जान समझ गए हैं। यदि चीज़ें थोड़े से भारी हो तो आप दोबारा एक दो बारी रिपीट कर लीजिए, चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी और क्लासेस आराम से चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।